हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा पढ़ो पढ़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभिलेखों के अध्ययन में हम लोग और आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि अभिलेख हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभिलेख पाए जाते हैं और सर्वाधिक अभिलेख किसके पाए गए हैं, किस शासक के। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभिलेखों के अध्ययन को देखते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने अभिलेखों की बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी थी कि प्रमुख जो अभिलेख थे, जैसे भोजगोई अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अभिलेखों के प्रकार, अर्थात अभिलेख हमारे कितने प्रकार के पाए गए हैं भारत में। देखिए, अभिलेख से अगर हम बात की जाए तो पहले भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अभिलेखों का नाम लेंगे तो उसमें हमारे अशोक महान का नाम सर्वप्रथम आएगा। क्यों? क्योंकि अभिलेखों में अशोक का नाम सबसे आगे इसलिए है कि जो है जो हमारे सम्राट अशोक ने ही विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को खुदवाया था, जिसमें उन्होंने अपने धर्म और प्रशासन की जानकारियाँ उन अभिलेखों में खुदवाई थी, अर्थात धर्म से संबंधित और उस समय की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका उल्लेख, जैसे कि कल हमने आपको बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या धर्म होने चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, अपने जनता के प्रति उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इन सारी बातों का उल्लेख उन्होंने अपने अभिलेखों में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अभिलेखों में अगर अशोक की बात की जाए तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनका नाम जो है देवानामप्रिया नाम से उनका उल्लेख मिलता है। किसका? सम्राट अशोक का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि देवानामप्रिया जो है किसका नाम है, सम्राट अभिलेख का उल्लेख मिलता है उनके अभिलेखों में, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि प्रमुख हमारे अभिलेख कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए, अभिलेखों की बात कीजिए तो अगर सब की जाए तो सबसे पहले हमारा जो शिलालेख है, अर्थात बड़े बड़े जो पत्थरों पे जो लेख उन्होंने खुदवाए, जिसे हम शिलालेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो शिलालेख हैं इसके भी दो प्रकार हैं, ठीक है। एक तो दीर्घ शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख, अर्थात शिलालेख जो पाए गए वो कुछ तो दीर्घ मतलब बड़े रूप में पाए गए शिलालेख और कुछ जो है छोटे रूप में शिलालेख पाए गए, पत्थरों पे इन्होंने अपने जानकारियाँ उस पर खुदवा दी। अब देखिए, दीर्घ शिलालेखों में इन्होंने 14 लेख लिखवाए हैं और इसमें जो है इनकी भाषा जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है और लिपि जो है इनके जो शिलालेखों में लिपियों का अगर बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये दो लिपियों का उसमें क्या है, उल्लेख है, ठीक है। इसी लिपियों को पढ़ने का प्रयास, जैसे कि हमने कल वाले क्लास में देखा था ना कि जो है हमारे प्रमुख जो है भूवैज्ञानिक या कह सकते हैं कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं कि जो है हमारे स्तंभ लेख, जिसे हम पिलर या स्तंभ कहते हैं, अर्थात इसका सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण देते हैं तो सारनाथ का जो हमारा जो शेर का जो सम्राट की जो लाट है ना, सम्राट की लाट में या कह सकते हैं कि जो स्तंभ बना हुआ है सारनाथ में, जिसमें बनारस में जो स्थित है, और उसमें जो है जो 4 जो शेर हैं, शेरों का चित्र बना है, नीचे अशोक चक्र बना है और जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है। तो बड़े बड़े शिलाओं पे, बड़े बड़े पिलरों पे क्या किया गया, उस पे लेख खुदवा दिए गए, ठीक है। लेख खुदवा दिए गए, आकृतियाँ बनवा दी गई, तो उसी को हम लोग स्तंभ लेख के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन स्तंभ लेखों की भी 2 प्रकार थे। पहला जो है बृहद शिलालेख और दूसरा जो आता है आपका लघु शिलालेख। कुछ जो है शिलालेख, जैसे कि इसका उदाहरण तो जैसे कि हमने बनारस का दिया, अगर स्तंभ लेख की बात की जाए तो जैसे प्रयाग प्रशस्ति, वो भी एक स्तंभ लेख का उदाहरण है, ठीक है, आपके प्रयागराज में है। तो यहाँ पे देखिए, स्तंभ लेख में बृहद अर्थात बड़े बड़े शिलालेख और कुछ जो है शिलालेख जिसमें लघु शिलालेखों का हमें वर्णन मिलता है या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शिलालेख और स्तंभ लेख।
अब आ जाइए जो तीसरे प्रकार का जो हमारा अभिलेख पाया गया वो गुहा लेख पाया गया। गुहा लेख से तात्पर्य पाषाण को काटकर, पाषाण अर्थात पत्थरों को काट करके क्या किए गए, पत्थरों को काट काट के कुछ गुफाओं पे क्या किया गया, आकृतियाँ बनाई गई या कुछ लेख लिखवाए गए या कुछ उसमें लेख खुदवाए गए, उसे ही गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, तो गुहा लेख अर्थात पत्थरों को काट करके गुफाओं पे जो भी चीज़ें खुदवाई गई, जो भी विषय वस्तु को उकेरा गया, वो गुहा लेख के अंतर्गत आता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है जो ताम्र लेख कहलाता है, अर्थात तांबे पर लिखे हुए या खुदवाए गए कुछ लेख। ठीक है, तो उसे हम ताम्र लेख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ताम्र लेख भी हमारे जो है लघु रूप में पाए गए हैं। ठीक है, ताम्र लेख छोटे छोटे रूपों में पाए गए हैं, अर्थात इन ताम्र लेखों में जो भाषा इनकी थी, जो खुदवाए गए, तो भाषा इनकी प्राकृत थी और लिपि, जिस लिपि का प्रयोग किया गया वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ जो प्रमुख अभिलेख, अर्थात अन्य अभिलेख भी पाए गए। ठीक है, जिसमें उस समय की परिस्थिति का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए उस समय जो भी हमारे शिलालेख, उस समय के जो भी शिलालेख पाए गए, उसमें भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर के भी देशों का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, और अन्य जो है लिपियों का भी उसमें उल्लेख मिलता है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे आप कि यहाँ पे जो शिलालेख हैं और अन्य लेख, इसके बीच में जो है कुछ चीज़ें क्या हुई, कुछ उसमें भाषा जो प्रयोग हुई, उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ, और कुछ लिपियाँ खाली ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि ही नहीं अपितु अन्य और लिपियों का वहाँ पे उल्लेख दिखाई देता है। जैसे ब्राह्मी लिपि दिखाई दी, खरोष्टी लिपि दिखाई दी, वैसे ही आरमेइक और यूनानी लिपि का भी उल्लेख मिलता है, किसमें, हमारे पाश्चात्य अभिलेखों में, जो जिससे इन सारे विषयों का, इन सारी लिपियों का, इन सारे भाषाओं का उसमें हम प्रयोग होता हुआ देख सकते हैं। कुछ तो पढ़ी गई और कुछ तो नहीं पढ़ी जा सकी, इसके लिए अच्छा। अब इसके आगे हम आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि ये जो अभिलेख हमारे प्राप्त हुए वो भिन्न भिन्न जगहों से प्राप्त हुए, भारत के 40 से ज़्यादा स्थानों से इन अभिलेखों को प्राप्त किया गया। अर्थात पहले जैसे कि हमारा क्या था कि अगर हम कहें कि पहले हमारा जो भारत है ना, जो हमारा पहले भारत जो था वो क्या था, बस भारत का जम्मू कश्मीर वाला ही अगर भाग कहा जाए तो इतना ही नहीं था, अपितु ये जो हमारा काबुल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया किसके अंतर्गत था, बलूचिस्तान वगैरह, ये सब भारत का ही क्षेत्र कहलाता था, ये भारत के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था। ठीक है, तो कुछ जो है अभिलेख हमारे काबुल से है ना, कुछ आपके अफ़गान से काबुल, अफ़गान, पाकिस्तान, यहाँ से अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, अशोक के, क्योंकि जब अगर हम अशोक काल की बात करते हैं तो अशोक एक ऐसे शासक थे, एक ऐसे सम्राट थे जिनकी जो है शासन व्यवस्था भारत के आधे से अधिक राज्यों पर हमें दिखाई देता है। अधिकांश मतलब कि अगर दक्षिण का कुछ भाग हम छोड़ दें तो आधे से अधिक, मतलब कि अफ़गानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके भारत के जो है हमारे पूरब, पश्चिम, यहाँ तक कि उत्तर भारत तक के पे पूरा क्या साम्राज्य सम्राट अशोक का था। तो जाहिर सी बात है कि इन जगहों से, भिन्न भिन्न जगहों से अशोक के अभिलेख मिलना संभव थे। ठीक है, और ये इसमें उनके अधिकांश अभिलेख में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है। अशोक ने इन अभिलेखों में अपने धर्म से संबंधित बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। धर्म अर्थात बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातों का उसमें अभिलेखों में उल्लेख करवाया है। अपने अहिंसा की भी बातों को उन्होंने उन अभिलेखों में खुदवाया है। राजा के शासन व्यवस्था को, राजा के कर्तव्य को और जनता के हित में क्या क्या कल्याणी कार्य करने चाहिए, ये सारी चीज़ों का उल्लेख अशोक के शिलालेख, अशोक के ताम्रलेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। तो
आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। और फिर हम एक और ये तो आज इतना पूरा नहीं हो सकता है, फिर एक नए वीडियो में हम आपको अशोक के जो ये जो अभिलेख हैं वो किन किन मुख्य स्थानों पे और कौन कौन से मुख्य शिलालेख, ताम्रलेख और कह सकते हैं कि स्तंभ लेख हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछता ही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो विषय वस्तु हमारे अभिलेखों से छूट जा रहे हैं। तो तब हमारा जाके अभिलेख का टॉपिक पूरा होगा। उसके आगे जाके हम लोग फिर कोई दूसरे टॉपिक पे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास कंटिन्यू करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।